लखनऊ के गोसाई गांव में निर्मल अग्निहोत्री नाम के ठेकेदार की सड़क पर पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक महावीर ट्रस्ट की जमीन को लेकर दो गुटों के बीच विवाद चल रहा था। विवादित ट्रस्ट की जमीन पर ठेकेदार के तौर पर मृतक निर्मल अग्निहोत्री निर्माण करवा रहा था। इससे नाराज मंदिर के पुजारियों और उनके सहयोगियों ने निर्मल अग्निहोत्री की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद से पुजारी और उसके सहयोगी मंदिर परिसर छोड़कर फरार हैं। पुलिस को गश्त के दौरान सड़क पर पड़ा शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर में सरे बाजार समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के नेता हर्ष यादव को गोली मार दी गई। बदमाशों ने बाजार में दौड़ा कर हर्ष यादव को मारा। स्थानीय लोग बाइक पर हर्ष यादव को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। पंजाब कांग्रेस का घमासान थमता नहीं दिख रहा है। शुक्रवार को पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो किया कैप्टन के लिए किया। इस पर पलटवार करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आलोचक भी मुझ पर उंगली नहीं उठा सकते। कैप्टन ने कहा कि दुनिया ने मेरा अपमान देखा है, फिर भी रावत इसके विपरीत दावे कर रहे हैं। ये अपमान नहीं तो और क्या था। साथ ही कैप्टन ने यह भी सवाल किया कि किसके इशारे पर उनका अपमान किया गया, किसके इशारे पर मुझ पर वफादारी साबित करने का दबाव बनाया गया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब बेअदबी के मामले की पैरवी के लिए स्पेशल प्रोसिक्यूटर एडवोकेट राजविंदर सिंह बैंस की नियुक्ति कर दी गई है। बैंस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है। पंजाब के नए एडवोकेट जनरल APS देओल बेअदबी मामले की पैरवी नहीं करेंगे। ये कदम सिद्धू के विरोध के बाद उठाया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल शाम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी पहली बार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। इस दौरान चन्नी ने प्रधानमंत्री के सामने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग दोहराई। साथ ही कहा कि किसानों से फिर बातचीत शुरू की जाए। इसके साथ ही उन्होंने धान की खरीदारी तुरंत शुरू करने की मांग की। साथ ही चन्नी ने पीएम मोदी से करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की भी मांग की, जो कोरोना की वजह से बंद है। पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहां से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। MSP पर धान की खरीद को लेकर केंद्र सरकार और पंजाब हरियाणा के किसान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस बार किसानों का गुस्सा केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें धान की सरकारी खरीद की तारीख को अचानक 11 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र के इस फैसले ने सियासी ताप बढ़ा दिया है। हरियाणा में किसान संगठनों ने बीजेपी और जेजेपी के नेताओं के घेराव का ऐलान किया है। वहीं धान खरीदी में देरी को लेकर अकाली दल पंजाब की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। धान की खरीद की तारीख आगे बढ़ने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि जानबूझकर किसानों को परेशान करने के लिए धान की खरीद को आगे बढ़ाया गया है। हरियाणा के किसान अपना धान लेकर बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर गए। बीजेपी जेजेपी विधायकों के घर जाएं और धान तौलवाने की मांग करें। वहीं पंजाब के किसान अपना धान DC कार्यालय लेकर पहुंचे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से अपने चुनावी अभियान का आगाज करेंगी। 10 अक्टूबर को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में प्रियंका गांधी की जनसभा होगी। इसके बाद 17 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि हर जोन में प्रियंका गांधी की 2-2 रैलियां कराई जाए। इसके बाद नवंबर के अंत में लखनऊ में कांग्रेस की मेगा रैली होगी। यूथ कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी को मुख्य विपक्षी दल बताते हुए कहा है कि SP के साथ मिलकर ही बीजेपी को हराया जा सकता है। इमरान मसूद ने कहा कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में सबको साथ लेकर चलना चाहिए, जिससे यूपी में बीजेपी को हराया जा सके। इमरान मसूद ने कहा कि मेरा पहले दिन से ये मानना था और अब भी मैं यही मानता हूँ। इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि SP यूपी में बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका लगा है। रायगंज से बीजेपी के विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे को लेकर कृष्ण कल्याणी ने कहा है कि गुरुवार को पार्टी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन पर पार्टी की विचारधारा
और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी के खिलाफ बोलने का आरोप है। बीजेपी विधायक ने सांसद पर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों एक पार्टी में काम नहीं कर सकते। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक रूप से छठ पूजा पर लगाई गई बंदिश पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कल दिल्ली छठ समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मनोज तिवारी ने ट्वीट किया कि दिल्ली में 1,80,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। साप्ताहिक बाजार, मेट्रो, बस, थिएटर सब खुले हैं। ऐसे में कोविड के नियमों का पालन करते हुए छठ क्यों नहीं मना सकते? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल इसका समाधान निकालना चाहिए। यूपी के अयोध्या में धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में 40 लोगों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के बांकीपुर कोतवाली क्षेत्र में लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। अयोध्या में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद साधु संतों में काफी गुस्सा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धर्मांतरण में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को भारत में 10 दिन आइसोलेट होना पड़ेगा। सरकार ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा यूके के लोगों को RT-PCR टेस्ट भी कराना होगा। आदेश के मुताबिक यात्री को वैक्सीन के डोज लगे होने के बाद भी टेस्ट कराना होगा। ट्रैवलर्स को यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले तक और आने के 8 दिन बाद RT-PCR टेस्ट कराना जरूरी होगा। ब्रिटेन ने भी भारतीय यात्रियों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद भारत सरकार ने यह आदेश जारी किया। मुंबई में 7 अक्टूबर से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। BMC ने आदेश जारी करते हुए साफ किया कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी मंदिरों को खोला जा रहा है। हालांकि अभी के लिए सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही धार्मिक स्थल को खोलने की इजाजत दी गई है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने पूरे दिल्ली का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर दिया है। संगठन ने कहा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण और अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के लिए 200 किसानों को एकजुट होने की अनुमति दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे शहर का दम घोटने के बाद आप शहर के अंदर आना चाहते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक क्या इस प्रदर्शन से खुश हैं? ये गतिविधियाँ रुकनी चाहिए। यूपी के शामली जिले के कैराना में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री में मौजूद कई लोग इसकी चपेट में आ गए। हादसे के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या के बाद कई ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे आरोपी पुलिस वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब मनीष गुप्ता की आखिरी फोन कॉल का ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपने भतीजे दुर्गेश से बात कर रहे हैं। वो फोन कॉल ठीक उनकी मौत के पहले का है, जिसमें वो दुर्गेश को उनके कमरे में पुलिस आने की बात बता रहे हैं। दुबई एक्सपो की रौनक अपने चरम पर है। पहले ही दिन लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्ग इस शानदार इवेंट का लुत्फ उठाने के लिए इस एक्सपो में मौजूद हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर दुबई एक्सपो पर टिकी हुई है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुबई एक्सपो से जुड़े और भारतीय व्यापार को लेकर दुनिया को संदेश देने की कोशिश की। कोरियाई प्रायद्वीप पर इन दिनों शक्ति प्रदर्शन की होड़ मची है। एक तरफ उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षणों के जरिए अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरियाई सैनिकों ने जमीन, आसमान और हवा में जबरदस्त सैन्याभ्यास के जरिए दुश्मनों को आगाह किया है। शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के पोहांग में सैनिकों ने जमीन से लेकर आसमान और पानी तक में अपनी ताकत की नुमाइश की। इस दौरान सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए देश के राष्ट्रपति मून जे इन भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर सैनिकों और देश को संबोधित भी किया। इजरायल के साथ तनाव के बीच ईरान ने अजरबैजान के साथ सैन्य अभ्यास किया है। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने अजरबैजान की सीमा पर अपनी ताकत की जबरदस्त नुमाइश की। जमीन, आसमान और हवा में सैनिकों की इस ड्रिल में आधुनिक हथियारों के साथ साथ आर्टिलरी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और टैंकर भी नजर आए। दोनों देशों की तरफ से ये नहीं बताया गया कि सेनाओं की ड्रिल कब तक चलेगी। ईरान ने ड्रिल को लेकर कहा है कि वो इस अभ्यास के जरिए अपनी युद्ध की ताकत का आकलन करना चाहते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान के लिए ये सैन्य अभ्यास काफी अहम है। ईरान से पहले अजरबैजान की सेनाओं ने पाकिस्तान और टर्की की सेनाओं के साथ भी आर्मी ड्रिल में हिस्सा लिया था।
इटली के मिलान शहर में इन दिनों दुनिया भर के युवा जलवायु कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसका नेतृत्व स्वीडन की चर्चित कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग कर रही हैं। फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान के तहत एक बार फिर से जलवायु प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इटली की कार्यकर्ता मार्टिना कंपारेली और युगांडा की कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे भी नजर आईं। तीनों युवा कार्यकर्ता 3 दिवसीय युवा जलवायु सम्मेलन में भाग लेने के लिए मिलान शहर में आए थे। ग्रेटा थनबर्ग ने गुरुवार को इटली के प्रधानमंत्री और G20 के वर्तमान अध्यक्ष मारियो ड्रैगी से इस मुद्दे पर मुलाकात भी की थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स ने स्कॉटलैंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर स्थानीय स्कूली बच्चों से मुलाकात की है, जो कला और शिल्प का अभ्यास कर रहे थे। मुलाकात के दौरान बच्चों ने महारानी को कुछ किताबें भी भेंट की। बाल्मोरल स्टेट में महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस चार्ल्स ने क्वींस ग्रीन कैनोपी पहल के तहत पेड़ भी लगाए। ये पहल अगले साल महारानी की प्लेटिनम जुबली जयंती मनाने के लिए शुरू की गई है। इस पहल के तहत संगठनों और व्यक्तियों को अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के बीच पेड़ लगाने के लिए कहा गया है। चीन अपना 72वां नेशनल डे मना रहा है। राजधानी बीजिंग सहित पूरे देश में भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं। तियानमेन स्क्वायर पर ध्वजारोहण समारोह हुआ, जिसमें सैकड़ों सैनिकों के साथ साथ बड़ी तादाद में आम लोग भी शामिल हुए। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच भव्य परेड भी हुआ, जहां तीनों सेनाओं के सैनिक मार्च करते नजर आए। चीन के नेशनल डे के मौके पर हांगकांग में भी चीनी झंडा फहराया गया। इस मौके पर हांगकांग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम मौजूद रही। हालांकि ध्वजारोहण स्थल से कुछ ही दूरी पर कुछ लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। कोरोना महामारी से जूझ रहे अमेरिकी लोगों को बड़ी राहत मिली है। पिछले कई दिनों से शटडाउन के मंडरा रहे बादल छट गए हैं। राजनीतिक घमासान और लंबी बहस के बाद आखिरकार अमेरिकी संसद ने वित्त विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद दिसंबर की शुरुआत तक के लिए शटडाउन टल गया है। हालांकि ये अस्थायी बजट है, लेकिन इससे फिलहाल सरकारी कामकाज ठप नहीं होगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सांसदों ने फंडिंग खत्म होने के कुछ ही घंटे पहले वित्त विधेयक को पारित कर दिया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कार्सन शहर के एक बड़े गोदाम में अचानक लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 115 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हैं। लकड़ी गोदाम में रखे शिपिंग कंटेनर्स के केमिकल से आग विकराल हो गई। लॉस एंजलिस से करीब 24 किलोमीटर दूर हादसे वाले इलाके में दहकती आग की लपटों ने आसपास की इमारतों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। एरियल फुटेज में जलते कंटेनर नजर आ रहे हैं और आग से इमारत को भी नुकसान पहुंचा है। आग बुझाने में इस्तेमाल किया गया फोम पूरे इलाके में फैल गया है और दमकल कर्मी फोम में चलते नजर आ रहे हैं। भीषण आग के चलते धुएं का गुबार पूरे दक्षिणी लॉस एंजलिस में नजर आ रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मशहूर ब्रिटिश बैंड कोल्ड प्ले और दक्षिण कोरियाई म्यूजिक सेंसेशन BTS के फैंस की इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। दोनों मशहूर बैंड ने मिलकर तैयार की गई माई यूनिवर्स सॉन्ग का वीडियो जारी किया। रिलीज होते ही फैंस ने गाने को हाथों हाथ लिया है और अब तक इसे 10 करोड़ से ज्यादा बार स्ट्रीम किया जा चुका है। म्यूजिक वीडियो को फ्यूचर में दूर की गैलेक्सी में सेट किया गया है, जिसे द स्फेरस नाम दिया गया है और जहां हर तरह की संगीत पर पाबंदी है। धूम मचाने वाले इस गाने को कोल्ड प्ले, BTS और एक तीसरे बैंड एलियंस ने मिलकर तैयार किया है। श्रीलंका में कोरोना के केस में गिरावट के बाद 6 हफ्ते पहले लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को हटा लिया गया है। हालांकि एहतियात के तौर पर गैर जरूरी यात्रा पर पाबंदी अभी भी जारी रहेगी। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लॉकडाउन हटने के बाद राजधानी कोलंबो की सड़कों पर सामान खरीदारी को लेकर भी भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के समय स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ा था, जिसके बाद सरकार ने 20 अगस्त को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया था।